दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 बजे कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। उधर सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच भी बैठक होनी है। कल टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ने महाराष्ट्र में 8 दिन का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक और उधर महाराष्ट्र में जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी भी समीक्षा बैठक होनी है। देश में 1,68,000 के करीब मामले आ गए हैं। इसको एक चिंता का सबब माना जा रहा है क्योंकि ये जो म्यूटेशन है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहा है, अपने प्रकृति को भी बदल रहा है और लोगों के बीच में ये संक्रमण फैल भी रहा है। कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, मास्क नहीं लगाया जा रहा, उसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री बैठक भी कर रहे हैं दोनों ही राज्यों के, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे महाराष्ट्र के हों। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे। अंजलि मेरी सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। अंजलि, अपडेट मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि एक बार फिर दिल्ली में यह आंकड़ा विस्फोटक होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में क्या तैयारी, ये खास है जानना। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात इस समय दिल्ली में यही है और जिस पे लगातार दिल्ली सरकार भी फोकस कर रही है कि अस्पतालों में क्या तैयारी होगी। 12 बजे आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहेंगे। और सबसे अहम बात, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साफ तौर पर कहा था कि अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो ही इस समय हमारी प्रायोरिटी है और लोगों से भी अपील की थी कि जिनको ज़रूरत ना हो वो अस्पताल की ओर ना जाएं। यानी देखिए कितनी गंभीरता है इस समय, इस बात को समझा जा रहा है और अस्पतालों में किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। मुख्य तौर पर इन्हीं बातों पर समीक्षा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि तमाम जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें। स्थिति कितनी गंभीर है, सिर्फ 4 दिन के आंकड़ों में बताती हूँ कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक करीब 35,000 केस सिर्फ 4 दिन में सामने आए हैं दिल्ली में। तो ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें और अननेसेसरी भीड़ जो है उसमें जाने से बचें, उसको एकत्र करने से बचें। यही वजह है कि कई सारी रेस्ट्रिक्शंस भी दिल्ली में लगा दी गई हैं जिसमें बसों में 50% कैपेसिटी के साथ लोग अब ट्रैवल कर सकेंगे। यही जो नियम है ये दिल्ली मेट्रो में भी लागू होगा। शादी समारोह में अब संख्या और घटाकर सिर्फ 50 तक कर दी गई है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि अगर आप अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं और अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो ये ध्यान रखें कि कोई और गंभीर मरीज हो सकता है जिसको उस बेड की ज़रूरत हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर शायद लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है अंजलि, एक अहम जानकारी आप दे रही हैं। क्या तैयारी है देश की राजधानी दिल्ली में, ये भी आपने जानकारी दी और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बैठक भी करेंगे जिसमें समीक्षा की जाएगी कि क्या तैयारियां आगे करनी है और कैसे इस महामारी से लड़ना है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में डॉक्टर हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है इससे कैसे बचाव किया जाए। उर्वशी प्रसाद नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी रुख करेंगे। और डॉक्टर BL शेरवाल निदेशक हैं राजीव गांधी अस्पताल में। और हम आपको बता दें कि तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको पल पल का अपडेट ये भी पहुंचा रहे हैं कि किस तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपका। डॉक्टर पुनीत, यह आंकड़ा विस्फोटक स्थिति में जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, लेकिन अब आगे की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं अभी ये संभावना मुझे लग रही है कि कुछ समय तक ये केसेस ऐसे ही बढ़ेंगे और शायद इस बार कोई नया स्ट्रेन भी है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि इन्फेक्शंस आपने अगर देखे होंगे तो जो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी तेज़ी के साथ हैं। बहुत ही कम समय में जो ग्राफ है बहुत ही ऊपर चला गया है। और इसके जो लोगों ने 2-3 कारण, जैसे आपने भी बात अभी की है कि लोग शायद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे थोड़ा सा दूर हुए जा रहे थे। लेकिन अभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इन सारे सावधानियों का उपयोग करेंगे तो हम थोड़ा सा इसको जो है रोकथाम कर सकेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से पूरे कंट्री में इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें अब ज़रूरी पड़ेगी। एक तो वैक्सीन की जो चल रही है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं या आने वाले समय में हो जाएंगे। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि मृत्यु दर कम से कम रह सके। और मृत्यु दर कम से कम रह सकने का जो सबसे
सबसे जो सरल तरीका है वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी रोगी की पहचान करें और उन लोगों को जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, यानी कि जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में हैं, उनको आप अस्पताल में भर्ती करें। तो अस्पताल में उन लोगों को जाना चाहिए जिनको सच में आवश्यकता है, ताकि हम मृत्यु दर कम कर सकें, क्योंकि इन्फेक्शन रोक पाना पूरे कंट्री में शायद एक तो समय लगेगा और बहुत बड़े पैमाने पे शायद संभव नहीं होगा जिस प्रकार से स्प्रेड हो गया है। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि आप टेस्टिंग कीजिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाइए, वैक्सीन दीजिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आगे लेके आइए, तो शायद इससे हम जो है अपनी मृत्यु दर कम कर पाएंगे और हमारा लक्ष्य मृत्यु दर कम करने पर ही होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बीएल शेरवाल भी हैं, निदेशक राजीव गांधी अस्पताल के, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर बीएल शेरवाल, क्या आपको लग रहा है कि अब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़े हैं, 1.5 लाख से ज्यादा केसेस 24 घंटे में आ चुके हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हर्ड बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति जो है डरावनी है। और जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा वो सभी चीजें हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसे आगे कुछ दिन और रहेगा और हार्ड इम्यूनिटी के लिए भी टाइम है। तो अब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं होती तब तक वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये 2 चीजें हमारे पास हैं अभी। और वैक्सीनेशन सरकार अपनी रफ्तार से अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो हर स्टेट में मुहैया करा रही है और अब लगने भी लगा है, काफी लोग लाइन भी लगाने लगे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द काफी संख्या में वैक्सीनेशन हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ये अभी 10 दिन के लिए और मुझे लगता है कि ये इस तरह से रहेगा और ये एक संख्या कहाँ रुकेगी जाकर ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन बड़ी चिंताजनक स्थिति है। जो सरकार अभी ये ले रही है वो मजबूरी में बहुत सारी चीजें जो है ना, हो सकता है और अभी कट डाउन करना पड़े, क्योंकि जो गैदरिंग और अनवांटेड जितने भी काम हमारे हैं वो अभी मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि कुछ समय के लिए अपने आप के जो पैरों को, कदमों को रोकें और जरूरत पड़ने पर ही आप बाहर जाएं। बिल्कुल ठीक है। उर्वशी प्रसाद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। उर्वशी जी, क्या लग रहा है, देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तेजी के साथ ये वायरस फैल रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और ये हम सब जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई होता है। जो संख्या है, आज 1.5 लाख अगर संक्रमित है और नहीं ध्यान रखा गया है तो ये 5 लाख बनते हुए 24 घंटे में देर नहीं लगेगी। तो आपको लग रहा है कि लॉकडाउन की जरूरत हो सकती है देश को? देखिए, लॉकडाउन कोई करना तो नहीं चाहता है दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन से हम जानते हैं कि बहुत लोगों को तकलीफ होती है, खास तौर से हमारे जैसे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो गरीब लोग हैं। तो करना तो नहीं चाहता कोई लॉकडाउन, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती गई इसी तरह, और जैसे दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारे यहाँ अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई, उस तरह की स्थिति पहुंच गई, तो फिर लॉकडाउन करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब इस समय साथ में काम करें और ये इंश्योर करें कि वो स्थिति ना आए। और उसके लिए यही 2 चीजें हैं। टीकाकरण तो है, लेकिन लोगों को टीकाकरण जरूरी है समझना कि उसका जो मेन गोल है वो ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने का है। तो अगर आपको हो गया कोविड, तो वो टीकाकरण इंश्योर करेगा कि आपको ज्यादा गंभीर बीमारी ना हो। लेकिन टीकाकरण ये गारंटी नहीं लेता कि आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। उससे अगर आपको बचना है तो अभी भी मास्क, हाथ की सफाई, जितनी सामाजिक दूरी रख सकते हैं जिस हद तक, वही सब आपको फॉलो करना है जो हमने पिछले साल में सीखी हैं बातें। और जो सरकार की तरफ से है, जो हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का जो हमने पिछले साल हमने डेवलप किया था, उन्हीं चीजों पे तवज्जो देनी है कि टेस्टिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर किसी को हो गया इन्फेक्शन तो उसके सारे जिन लोगों के साथ वो रहा है संपर्क में, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आपको करनी है। उनको जल्द से जल्द बाकी लोगों से अलग करना है और अस्पताल में तभी जाना है अगर कोई गंभीर जरूरत है, वरना घर में लोगों को जितना हद तक आप मॉनिटर कर सकें आप करें, जिससे कि जो बेड्स हैं हमारे अस्पतालों में वो ना जल्दी भर जाएं।
बिल्कुल ठीक है। मतलब जो एक रवैया लापरवाही भरा पैदा हो गया था, चाहे वो समाज के बीच में हो, चाहे सरकारों के बीच में हो, सबने सोचा कि अब तो कोरोना चला गया है, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं अब कोताही नहीं बरतनी, एक बार फिर पूरी ताकत उसमें झोंक देनी है। डॉक्टर पुनीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। युवा पीढ़ी जो है, इस बार जो केसेस आ रहे हैं उसमें यंगस्टर्स के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्या लग रहा है वैक्सीन लगाने की रणनीति में हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा? पहले इस युवा पीढ़ी को वैक्सीन लगाने के लिए अब नियम बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो ऑलरेडी अपने घर में ही हैं, वो घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जो है वो नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, जिसको कहा जाए कि 20 साल से लेकर और 40 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, जो घर से बाहर निकल रहे हैं युवा वर्ग, अगर अपनी नौकरी के लिए, अपने कार्य के लिए सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को साथ लेके चलते हैं तो बिना वैक्सीन के भी बचाव इसमें संभव है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन हम प्रायोरिटी के आधार पर ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे लोगों को खोल देंगे तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। सबसे पहले आपको वैक्सीन उनको देनी है जिसमें मृत्यु होने की संभावना या गंभीर बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ दो चीज़ें समझनी है, एक इन्फेक्शन और एक बीमारी। काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्शन होगा, लेकिन बहुत 50% से ज़्यादा लोग होंगे जिनको एसिम्टोमेटिक होगा, और जिनको सिम्टोमेटिक है भी उसमें से 20% से ही कम लोग होंगे जिनको कि मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ होगी और जिनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम वैक्सीन का कार्यक्रम हमने चलाया तो सबसे पहले हमने दिया जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज थे, जो सबसे ज़्यादा खतरे में थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट एंड वर्कर्स हैं। साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, क्योंकि ये वो वाला ग्रुप है जिसमें मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है कोविड होने के बाद। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोविड होता है और वो साधारण जुकाम, खांसी या बुखार के साथ चला जाता है और एक दूसरे आदमी में होता है जिसमें मृत्यु हो जाती है, तो आप किसे सबसे पहले बचाना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि जिसकी मृत्यु होने की संभावना उसको बचाना चाहेंगे। तो अभी हमने वैक्सीन उनको दी है, जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी दूसरे वर्ग को भी दी जाएगी। जैसे 45 साल से ऊपर खोल दिया गया है, जब वैक्सीन होगी आने वाले कुछ समय में ज़रूर दूसरे ग्रुप्स को दी जाएगी। लेकिन अभी की जो वैक्सीन पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए, वो बिल्कुल सही है। अगर हमने अभी सारे आयु वर्ग के लिए खोल दिया तो एक केओस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उनको ना मिलके बाकी सारे लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए और इसी बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में पहले ही कई पाबंदियां हैं, लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक है, लेकिन फिर भी कई जगह भीड़ जमा हो रही है। हम आपको दिखाते हैं दादर के सब्जी मंडी से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि लोगों के बीच में कोई डर नहीं है, उसी तरह लापरवाही बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के लगातार मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ नजर आती है और वहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन नजर आता है। मुंबई की अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में कल की अगर हम बात करें तो 9,989 मरीज पाए गए और जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 63,000 से अधिक केसेस सामने आए हैं और पूरे महाराष्ट्र भर में 349 लोगों की मौत हुई है। एक तरफ ये बढ़ते हुए मामले, दूसरी तरफ ये भीड़। ये दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से लेकर लगभग 9-10 बजे तक इसी प्रकार की भीड़ नजर आती है। सब्जी मंडी में लोग सब्जी लेने के लिए उतरते हैं और एक दुकान पर इसी प्रकार से लोग जमा हो जाते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता है, ना ही बहुत से लोग मास्क लगाते हैं। कुछ लोग अगर मास्क लगाते हैं तो वो अपनी हुंडी तक मास्क को खींचकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, पर प्रशासन को इसका विकल्प तलाशना होगा। खुले मैदानों में अगर सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाए तो ये एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लोग सब्जी लेने आते हैं। आपको बता दें कि नवी मुंबई के वासी APMC मार्केट से लोग सब्जी लेकर दादर मंडी में आते हैं और यहाँ से अलग अलग मुंबई के अलग अलग इलाकों में सब्जी बेची जाती है। सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, सड़कों के किनारे की हम बात करें या फिर सब्जी मंडी के अंदर की बात करें, इसी प्रकार सब्जी मंडी में भीड़ नजर आती है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार लॉकडाउन के विकल्प पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री आज उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद इस पर निर्णय ले सकते हैं, पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन पर कई जगहों पर यह भी देखा गया कि उसका असर हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ में कमी नज़र आई है। यहाँ तक कि लोकल ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आई है। लेकिन सब्जी मंडी हो, इस प्रकार की जगहों पर अगर भीड़ पर लगाम लगानी है तो इसका विकल्प तैयार करना होगा।
फिलहाल कहीं ना कहीं लॉकडाउन की आशंका के बीच बहुत से लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में भी लोगों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन भीड़ अभी इतनी भी कम नहीं हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एबीपी रिपोर्टर में हमारे तमाम रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद रहते हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। मृत्युंजय इस समय मुंबई में मौजूद है। मृत्युंजय, सब्जी मंडी की रिपोर्ट आपने हमें भेजी, भीड़ बेहद ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है वो एक वजह ये भी है कि पैनिक का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन लग जाए तो लोग ज्यादा संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, और शायद यही वजह सरकार को किसी विकल्प की ओर ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर शोभा, एक यह भी बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का सरकार का रुख है तो लोगों को लगता है कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से लग सकता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, सबसे पहले सर्वदलीय बैठक की, उसमें लॉकडाउन के विकल्प पर बात हुई, फिर टास्क फोर्स की बैठक हुई और आज 11 बजे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 8 दिन का लॉकडाउन लगाना जाना चाहिए। टास्क फोर्स कहती है कि कम से कम 15 दिन का लगाना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो उनके रोजमर्रा पर असर पड़ेगा। बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत लोग आने वाले दिनों के लिए सजो कर संभाल कर चीज़ें पहले से ही रखना चाहते हैं खरीद कर, उसके लिए भी भीड़ है। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन सरकार का रुख साफ है। आज के सामना संपादकीय में भी आप पढ़ लीजिए तो सरकार का रुख स्पष्ट नजर आता है कि सरकार लॉकडाउन के विकल्प को पूरी तरह से मान्य कर रही है, सिर्फ इस पर मुहर लगनी बाकी है। आज जो बैठक होने वाली है 11 बजे उप मुख्यमंत्री के साथ, वो इस बारे में होने वाली है कि जब लॉकडाउन लगेगा तो लोगों को न्यूनतम तकलीफें हो, जो गरीब वर्ग है उसको किस प्रकार से राहत दिया जाए, इस पर चर्चा होनी है। लगभग सरकार की अगर रुख की बात करें तो लॉकडाउन लग सकता है और इसकी पूरी संभावना है। जी शोभा, बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए। मृत्युंजय में फिर आपका रुख करूंगी और एक मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और हम आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डराने वाला आंकड़ा रोजाना सामने आ रहा है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तमाम डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, एम्स के, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के, नीति आयोग की सदस्य भी मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा तो बिहार से आने वाले कई मजदूर पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, वरुण जैन ने हमें एक रिपोर्ट भेजी कि किस तरीके से दिल्ली से अब पंजाब की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्थितियां बेकाबू सी होती नजर आ रही है और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कई शहरों में भी हालात काफ़ी ख़राब है। महाराष्ट्र में तो सरकार लॉकडाउन एक बार फिर से लगाने की सोच रही है। इस वक्त हम ब्रिटानिया चौक के पास है, इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर हैं और जब हम यहाँ पर इनसे बात करने के लिए पहुँचे तो काफ़ी डर इनके मन के अंदर भी है। कई इनके साथी वापस जा चुके हैं। कोरोना फिर से बहुत बढ़ रहा है, क्या डर लग रहा है, क्या मन के अंदर चल रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, क्या हुआ तो यही सोच रहे हैं सर, जब लग जाएंगे चलिए जाएंगे, काम धंधा नहीं मिलेगा तो भूखे कितना रहेंगे, काम धंधा मिलेगा तो ना रहेंगे न चला जाएंगे, जैसे व्यवस्था होगा वैसे जनन है। काम कुछ कम हुआ है क्या? काम धंधा तो बिल्कुल हो रहा है, बहुत कम होने लगे। लेकिन पिछली बार तो स्थिति अचानक से खराब हो गई थी कि पैदल पैदल जाना पड़ा था, तो इस बार क्योंकि नाइट कर्फ्यू है तो क्या सोच रहे हैं कि हाँ जाएं क्या ना जाएं? सोच रहे सर घर जाने के लिए, मगर काम चले तो मालिक भी पैसे देता, बोलता भी चला जियो कल चला जियो, मगर जा नहीं पाते। अब जाएंगे, सोच रहे कल परसों निकलने वाले गांव, इतना बड़ा संख्या में कैसे हम रहेंगे इतने जने। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मधुबनी जिला। क्या इस नाइट कर्फ्यू के डर से भी कुछ साथी वगैरह आप लोगों से? कोई दिक्कत नहीं है, नाइट कर्फ्यू है वो ठीक है, काम होना मजदूर काम होगा, मजदूर रहेगा, काम नहीं है कुल मिलाकर। काम नहीं है उतना, जो भी है कोरोना के डर से आदमी भी भाग रहा है। ये इन मजदूरों का कहना है, कुछ के मन के अंदर जरूर डर है, कुछ साथी भी इनके यहाँ से अब जाना शुरू हो गए हैं कि कहीं अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया तो किस तरह के हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद एक डर और शंकाएं एक बार फिर से इन मजदूरों के मन में घर करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ वरुण जैन,
एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एक बार कोरोना के इस बढ़ते आंकड़े के साथ गरीब आदमी की दिक्कत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असमंजस का माहौल है कि घर लौट जाएं या यहीं पर काम करते रहें। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीति आयोग से उर्वशी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर BL शेरवाल, निदेशक हैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं उर्वशी जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके की पैनिक की सिचुएशन आप देख रही हैं, एकमात्र उपाय अगर इस समय कुछ दिखाई दे रहा है तो वो लॉकडाउन दिखाई दे रहा है, और जिससे अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल सकती है। इकोनॉमी की स्थिति पहले ही दयनीय स्थिति में है, तो अब सरकार क्या कोई और विकल्प सोच सकती है? कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या रोड मैप है? जी देखिए, इसमें स्थिति तो बहुत गंभीर है, लेकिन जैसे आपने भी रिपोर्ट दिखाई, मजदूरों से बातचीत दिखाई, सेंसेक्स का हाल दिखाया, इसीलिए हम एक बड़े पैमाने पे अब लॉकडाउन नहीं करना चाहते। पिछले साल ज़रूरी था क्योंकि कोरोना बिल्कुल ही नई बीमारी थी, किसी को समझ नहीं थी, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल तैयार नहीं था, तो हमें करना पड़ा। लेकिन इस बार हम यही चाहते हैं कि लॉकडाउन करना भी पड़े तो एक बड़े छोटे पैमाने पे हो, जिससे लोगों की जो जिंदगियां हैं वो कम से कम उनको असुविधा महसूस हो। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे अभी भी हम देख रहे हैं, कल हमने कुछ इमेजेस देखी दिल्ली से भी, बहुत लोगों की भीड़ अभी भी जगहों पे इकट्ठा हो रही है। और देखिए, सरकार ने तो पुलिस लगाई है, फाइन भी लगाए हैं मास्क पहनने पे, लेकिन हर जगह पुलिस हमारे जैसे देश में नहीं हो सकती। नागरिकों को सामने आना पड़ेगा। कई जगह हम देख भी रहे हैं कि नागरिकों ने अपनी टीम्स बनाई हैं वॉलंटियर की, वो खुद जाके पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को टोक रहे हैं कि भाई आप मास्क ठीक से पहनिए या इतना क्राउडिंग मत करिए। तो इस तरह की जो अभी बहुत बहुत जरूरत है कि नागरिकों में ही इस बात की समझ आए कि बहुत गंभीर और बहुत अहम स्थिति है। ये अच्छी बात है कि कोरोना का डर काफी हद तक चला गया है, लेकिन हम दूसरी तरफ चले गए हैं, हम बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं और इस वजह से अब ये स्थिति पैदा हुई है। तो सरकार को तो करना ही है, चाहे वो हॉस्पिटल की तैयारी है, चाहे टेस्टिंग बढ़ानी है, चाहे ट्रेसिंग करनी है, चाहे टीकाकरण है, लेकिन लोगों को इस समय बहुत मजबूती से सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर BL शेरवाल, आप क्या विकल्प देख रहे हैं? लॉकडाउन की बात क्या आपको लग रही है कि सिर्फ एकमात्र यही उपाय है? जिस तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है, और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई होता है, कहीं ऐसा ना हो कि अस्पतालों में बेड की कमी पड़ जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कत हो जाए और हम एक अजीब ही विकट स्थिति में खड़े हो जाएं, ये कहते हुए कि नहीं लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। देखिए, यह है कि अगर अस्पताल के अंदर बेड खत्म होते रहेंगे तो और कोई चारा नहीं होगा, लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये आज की स्थिति में देखिए, राजीव गांधी की मैं बात करता हूँ, 1 महीना पहले हमारे पास 10 से कम पेशेंट थे और आज 270 पेशेंट हैं। तो ये 1 महीने के अंदर जो है ना, हमारे सारे ICU बेड विद वेंटिलेटर ऑक्युपाइड हैं। ऐसा रहा तो सभी अस्पताल में अगर वेंटिलेटर बेड या ICU बेड की कमी रहेगी तो नेचुरली फिर सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा कि ताकि मरीज जितने ज़्यादा पेशेंट होंगे और उनको अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी तो एक चिंता का विषय होगा। तो इसलिए लॉकडाउन कोई किसी भी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन अंत में अगर लोग नहीं मानते, अवेयरनेस के बावजूद भी जो हालात अभी चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, डॉक्टर पुनीत की एक छोटी सी प्रतिक्रिया और ले लेती हूँ। डॉक्टर पुनीत, क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प आप देख रहे हैं जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप डॉक्टर, एम्स ने खुद OPD बंद कर दी है। देखिए, जहाँ तक बात लॉकडाउन की है, बहुत सारे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। और पब्लिक हेल्थ पॉइंट से अगर मैं बोलूँ, लॉकडाउन एक तरीके से पॉज बटन है, लेकिन ये बहुत सही बात है कि अगर अस्पतालों में इतनी ज़्यादा भीड़ है और बेड अवेलेबल नहीं है और मृत्यु की स्थिति आती है, क्योंकि हम चाहते हैं मृत्यु दर रुके, अगर कोई भी चारा सामने नहीं आएगा तो कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने से अगर हम उन जो अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, एक साथ इतनी ज़्यादा भीड़ पहुंच रही है, उसको कंट्रोल करने में शायद थोड़ी सी सहूलियत होगी। लेकिन साथ ही साथ हमें अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प है और ये विकल्प इसलिए ज़रूरी होगा अंत में
कि हमारे अस्पतालों में कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा मरीज होंगे और हम उनको अगर इलाज नहीं दे पाएंगे तो इलाज के अभाव में काफ़ी सारे लोग मरेंगे और हमारी मृत्यु दर बढ़ेगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तो उससे पहले हमें अन्य विकल्पों पे पूरी तरीके से विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार लॉकडाउन की तरफ आगे ना बढ़े तो जो भी कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं उसको अच्छी तरह से निभाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है कोरोना के खतरे के बीच, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए ये बैठक होनी है। मतलब कोरोना से लड़ने के लिए एक और वैक्सीन जल्द आने वाली है, तो वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने के लिए बैठक में विचार किया जा सकता है और शायद ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि रफ्तार कम है भारत में वैक्सीन लगने की और इसीलिए ये आंकड़ा भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसी का विकल्प ढूंढने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाने के विषय में सोचा जा रहा है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, कहीं ना कहीं ये जो विचार चल रहा है रूस की वैक्सीन को मंजूरी देने का, ये वक्त की ज़रूरत है। है जब कोई ड्रग का ट्रायल होता है तो उसके लिए भारत में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होती है, जो कि इस पूरे ट्रायल के दौरान जो रिसर्च हुई है, जो आंकड़े आए हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की ट्रायल के, उनको समझती है, उनको एनालिसिस करती है और उसके आधार पर रिकमेंडेशन की जाती है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को। और उसके बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तय करते हैं कि ये दवाई जो है उसको अनुमति दी जाए या ना दी जाए। स्पुतनिक वी की जो है ट्रायल जो है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। इसको एनालिसिस के लिए दिया गया था और लगातार इस पर मंथन और चर्चा चल रही थी और आज एक अहम बैठक है जिसमें तय कर लिया जाएगा कि इसे अनुमति देनी है या नहीं। तो फिलहाल उसी तरह होगा जिस तरह से दिसंबर के महीने में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के लिए बैठक हुई थी और कई राउंड के बाद जो है उसे अनुमति मिली थी। तो एक इसी तरह का आज शायद कह सकते हैं कि फाइनल राउंड होगा जिसमें स्पुतनिक वी को शायद मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है प्रफुल्ल, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, नीति आयोग की सदस्य भी मेरे साथ मौजूद है उर्वशी प्रसाद जी। डॉक्टर BL शेरवाल, आपका रुख करना चाहूँगी। अभी ये जो अच्छी खबर आई है कि रशिया की जो वैक्सीन है उसको जिसे कहा जाए सहमति के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक होनी है। लगभग कितना समय लग जाता है इस कमेटी की बैठक के बाद लोगों तक पहुँचने में? ये आज जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर जो मेटा एनालिसिस जो डाटा आएगा वो 2-3 घंटे के अंदर मीटिंग में फाइनल होता है डिसीजन। उसके बाद जो है रेगुलेटर्स NOC देते हैं, अगर एक्सपर्ट उसको क्लियर कर देते हैं, फिर वो अगर सरकार के पास कोई ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका कितना जो वैक्सीन की डोजेज तैयार हैं और वो बहुत जल्द, मतलब हो सकता है कई बार जो महीने के अंदर जो है ना आएंगे, तो बहुत जल्द जो है ना हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये वैक्सीन दूसरे कंट्रीज में लगाई जा रही है और हमारे यहाँ पर उसको आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर BL शेरवाल। भले ही हम वैक्सीन उत्सव मनाने की बात कर रहे हो, लेकिन स्थिति इस समय युद्ध जैसी है और हर हाल में हमें ये युद्ध जीतना है, कोरोना को हराना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ABP रिपोर्टर में हमसे जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।